Greetings to all. I, Akash Raj Chauhan, along with my co-host Radhika Chawla, welcomes you to a series of interactive session of the desk by the Law Culture. Today, we have between us a very special and esteemed guest. Ladies and gentlemen, it is my pleasure and honor to welcome before you Shri Gajendra Yadav ji, former State Information Commissioner of Uttar Pradesh. We are very much glad and fortunate to have him here. Shri Gajendra Yadav ji has been the youngest and the most dynamic information commissioner ever. Sir has brought about a drastic change in the RTI arena through his working style. Sir has proved that RTI can also be used as an instrument of justice. Sir has been a member of drafting committee and have played a crucial role in drafting the Uttar Pradesh RTI rules. Sir has trained numerous district judges on RTI and judiciary, and Sir has also been a guest lecturer at JTRI Lucknow and NHRC. Sir, it is my pleasure and honor to have you here right now on this platform. Sir, I strongly believe that your diverse experience and knowledge will surely enlighten and strengthen the perspective of our viewer on this subject matter. सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने अपने एक बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे द लॉ कल्चर के प्लेटफॉर्म से हजारों लोगों को आपसे मुखातिब होने का अवसर प्राप्त होगा। सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू राधिका। Sir, with your kind permission, may I begin with the session? Yeah, yes. सर, मैं आज आपसे सर्वप्रथम ये जानना चाहूंगी कि आरटीआई यानी अपना विशेष सूचना अधिकार एक कॉमन मैन को, एक आम इंसान को कैसे एम्पावर करता है, कैसे सशक्त करता है, और आरटीआई है क्या? थैंक यू वेरी मच। देखिए, आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम को अगर आप एक सेंस में कहेंगे तो जानने का अधिकार। हमारे मन में, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारे मन में, हमारे मन मस्तिष्क में सैकड़ों ऐसे सवाल होते हैं जिनके हमको जवाब चाहिए होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, या आरटीआई एक्ट आने से पहले कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहां जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाके अपने सवाल पूछ सके एप्लीकेशन के माध्यम से। 2005 से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यदि हम किसी भी सरकारी कार्यालय में जाते थे और सरकारी कार्यालय से ये पूछते थे कि भाई हमें ये दस्तावेज चाहिए, हमें इस कार्यक्रम की सूचना चाहिए, हमें इस प्रोग्राम का अपडेट चाहिए, तो वो एक बहुत ही नपा तुला जवाब दे देते थे कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से कवर्ड, ये हम आपको नहीं दे सकते हैं। 2005 के बाद आम आदमी के जानने के अधिकार, राइट टू नो, में क्रांतिकारी बदलाव है, इसीलिए हम इसको क्रांतिकारी अधिनियम भी कहते हैं। वो बदलाव ये आया कि यदि आम आदमी को ये जानना है कि हमारे देश की क्या योजनाएं, क्या कार्यक्रम है, क्या नीतियां हैं, क्या रीतियां हैं, तो उसके लिए वो एक कागज पर, एक प्लेन पेपर पर अपने सवालों को लिखकर उस पर 10 रुपए की फीस लगाकर किसी भी सरकारी कार्यालय में, जो सरकारी कार्यालय में जन सूचना अधिकारी, उसके समक्ष वो आवेदन रखकर अपने सवालों का जवाब बहुत ही सहज तरीके से प्राप्त कर सकता है। ये व्यवस्था उसको 2005 के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम ने दी, और बहुत सहज व्यवस्था है जिससे वो अपने सवालों के जवाब स्पष्ट और बिंदुवार पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही आपने हमें एक विविड डिस्क्रिप्शन दिया कि आरटीआई क्या है और वो एक कॉमन मैन को कैसे एम्पावर करता है। और सर, आपने हमें ये भी समझाया कि पहले एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रखी थी और हमें कैसे उसने एक सूचना से वंचित कर रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो
मैं हाईलाइट करना चाहता हूं सर, और आपसे भी जानना चाहूंगा मैं कि आरटीआई और एजुकेशन का इंटरसेक्शन कहाँ पे जाके होता है। सर आरटीआई ने एजुकेशन को कैसे इम्पायर किया है, क्योंकि सर हमने हमने देखा कि एक लैंडमार्क जजमेंट है आदित्य बंदोपाध्याय वर्सेस सीबीएसई, तो हम चाहेंगे सर आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें और हमें थोड़ा इस बारे में समझाएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपने जो आदित्य बंदोपाध्याय वर्सेस सीबीएसई के लैंडमार्क जजमेंट जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, उसका जो संदर्भ आप बता रहे हैं, उस संदर्भ में ये क्लियर है कि उससे पहले कोई भी छात्र जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करता है और परीक्षाओं में परीक्षा देने के लिए जब वो बैठता है, तो वो आंसर शीट जो होती थी, वो आंसर शीट उसे नहीं दिखाई जाती। ये सीबीएसई के बायलॉज में इंक्लूड था कि भाई हम आंसर शीट किसी को नहीं दिखाएंगे। आंसर शीट ही नहीं दिखाएंगे, रीइवैल्यूएशन के लिए भी कोई छात्र एलिजिबल नहीं। इसके लिए एक स्टूडेंट आदित्य बंदोपाध्याय से रिलेटेड केस में उन्होंने अपनी आंसर शीट देखनी चाहिए कि हमें अपनी आंसर शीट देखनी है। उसके लिए वो केवल 2-3 पैरामीटर्स के बेसिस पे आंसर शीट को देखना चाहते थे कि क्या हमें सभी क्वेश्चंस में जवाब मार्क्स मिले हैं, सभी क्वेश्चंस हमारे चेक हुए हैं या टोटलिंग उसकी सही हुई है। एंड ऑफ द डे वो ये जानना चाहता है कि जो मैंने लिखा है उसको सही तरीके से इवेल्युएट किया गया है, नहीं किया गया है। तो एक लंबी लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई और सेक्शन 8 में जो एग्जम्पशंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया और उनको वो इजाजत फाइनली मिली। और सीबीएसई के चाहे वो बायलॉज हो, सीबीएसई की चाहे वो पॉलिसीज हो, उनको ओवरराइड करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको आंसर शीट उपलब्ध कराई। और उसके बाद जो एक क्रांतिकारी बदलाव आया, वो क्रांतिकारी बदलाव ये आया कि अब कोई भी छात्र अपनी आंसर शीट देख सकता है। इसका और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जो एक मूल सिद्धांत है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का, कि जो मैंने लिखा है उसको मैं देख सकूं, उसमें मैं ये जान सकूं कि मेरे प्रत्येक सवाल के ऊपर मुझे मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले, ये जान सकूं। तो पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी को, पॉइंट ऑफ पारदर्शिता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने और ज्यादा मजबूत बनाया। और रही बात एजुकेशन की, देखिए एजुकेशन शिक्षा हमें किसी भी रूप में मिल सकती है। हमारे इर्द गिर्द क्या घटनाएं घट रही, हमारे इर्द गिर्द क्या सरकारी योजनाएं, क्या सरकारी कार्यक्रम हो रहे, उसकी जानकारी, उसके प्रति हमें शिक्षित भी होना है। तो उसकी जानकारी लेने के लिए आरटीआई का आवेदन डालें और आरटीआई का आवेदन डालकर उस कार्यक्रम, उस योजना, उस प्रोग्राम की हमें विधिवत जो जानकारी मिलती है उससे भी हम शिक्षित होते हैं। यह भी शिक्षा का एक रूप है, अपने आप को शिक्षित करने का एक तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधिका प्लीज। Thank you so much, sir, for explaining us so well. So my next question is कि आरटीआई कहाँ तक मानव अधिकार को सुरक्षित रखता है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और यूएन जनरल असेंबली ने भी अपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आरटीआई मानव अधिकार को कहाँ तक सुरक्षित रखता है और इन दोनों का कहाँ इंटरसेक्शन होता है? देखिए, जहां तक आरटीआई और मानव अधिकार का सवाल है, हमारे आरटीआई में जितने भी सेक्शंस, उसमें सेक्शन 8 में एग्जम्पशंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेक्शन 9 में एग्जम्पशन है, सेक्शन 10 में सर्वेबिलिटी है कि यदि एक आरटीआई एप्लीकेशन में 10 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस एग्जम्पशन है फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड 5 क्वेश्चन जो है उनको दिया जा सकता है, तो उसमें इस तरीके से एक एप्लीकेशन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, द इंफॉर्मेशन विच इज सर्वेबल एंड द इंफॉर्मेशन विच इज एग्जम्प्टेड। ऑन द अदर हैंड, जब हम सेक्शन 24 को देखें तो सेक्शन 24 में
सिक्योरिटी एजेंसीज है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको एग्जम्पशन किया हुआ है फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे 22 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 8। Section 8 also provides exemptions from the disclosure of information, as well as Section 24 also provides exemptions from the disclosure of information. The basic difference between the two sections is that in Section 24, 24 organizations are exemptions from the disclosure, exempted from the disclosure. But exemption is not absolute. Exemption is not absolute. Exemption will not apply on the cases of human rights and corruption. If in 22 organizations, if there is a RTI or if there is an application related to information is invited in terms of corruption, in terms of human rights, there is no excuse. There is even, I can say there is zero excuse. The CPIO, the Public Information Officer, has to deliver, has to furnish, has to serve information to the common citizen of this country. एक आम नागरिक को यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की किसी भी धारा में यदि वो सूचना मांग रहे हैं और यदि वो एग्जम्प्टेड है, यानी सेक्शन 8 में एग्जम्प्टेड है, सेक्शन 24 में एग्जम्प्टेड, लेकिन इसके भी और थोड़ा आगे जाके यदि इन एप्लीकेशंस में कोई करप्शन से जुड़ा विषय है, कोई मानव अधिकार से जुड़ा विषय है, तो उसमें पीआईओ यानी सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी एवं अपीलिएट प्रोसीजर को एक्सक्यूज नहीं है, वो उसको डिनाई, उसको सूचना देनी ही देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स के लिए, कॉमन देश के आम नागरिक के लिए, कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री के लिए आरटीआई एक कस्टोडियन का भी काम करता है। वो उसकी जो ह्यूमन राइट्स है वो उसको एक कस्टोडियन के तौर पे उसको एक सेफ गार्ड देता है कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोज व्हिच आर एग्जम्प्टेड, यस, कैनॉट गिव इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है, लेकिन वहीं यदि सूचना में मानवाधिकार और करप्शन यानी भ्रष्टाचार का विषय है तो आपके पास फिर कोई बहाना नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत से माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन मेनी ऑफ द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दे हैव कैटेगोरिकली सेड and they have categorically justified, they have categorically supported section 24 of RTI. बहुत से, जैसे इंटेलिजेंस, मैं एक उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जम्प्टेड है, आईबी एग्जम्प्टेड है इन सेक्शन 24 टू फर्निश इंफॉर्मेशन, बट आईबी को यदि कोई आम नागरिक, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यदि कोई करप्शन से रिलेटेड या ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई आवेदन देता है तो उसमें आईबी के ऊपर वो सेक्शन 24 के प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं, उसको वो सूचना देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। पावर वहां जाके शून्य हो जाती है, वहां जाके खत्म हो जाती है जहां मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार और भ्रष्टाचार के मामले उसमें उसमें हवाला दिया जाता है। ऐसा ही एक केस है सीपीआईओ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्सेस संजीव चतुर्वेदी, जिसमें उन्होंने आईबी से आईबी की रिपोर्ट मांगी, लेकिन और केंद्रीय सूचना आयोग ने भी उसमें एक डिसीजन दिया था और उसमें ये कहा था कि यस, सेक्शन 24 में ये परमिसिबल है कि यू हैव टू फर्निश आईबी रिपोर्ट, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग की उस जजमेंट को आईबी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया एंड फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ओवर रूल्ड। दिल्ली हाई कोर्ट ने आईबी की मेरिट्स को क्वेश्चन करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय को यथावत मानते हुए ये डायरेक्शन दिया कि यू हैव टू फर्निश दैट रिपोर्ट बिकॉज दैट रिपोर्ट involves the element of corruption and human rights which are not exempted in section 24 of RTI Act. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरटीआई और भ्रष्टाचार के मामले में सूचना
सूचना देने में किसी भी प्रकार का कोई बहाना एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां सूचना देनी ही देनी। जी सर। सर आपने अभी जिक्र किया कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एग्जम्प्टेड है आरटीआई के अंदर, जैसे कि आईबी। तो सर आप हमारे दर्शकों को प्लीज थोड़ा बताएं कि आईबी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिन पे आरटीआई लागू नहीं होता है, जो एग्जम्प्टेड है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसमें कुल मिला के 22 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्जम्प्टेड है सेकंड शेड्यूल ऑफ सेक्शन 24। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसे रॉ कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, एविएशन रिसर्च सेंटर है, एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स है, एसबीसीआईडी है, अंडमान एंड निकोबार, स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस है, डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। इस समेत तकरीबन 22 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में यदि आरटीआई एप्लीकेशन में करप्शन और ह्यूमन राइट्स का कोई एलिमेंट इन्वॉल्व होता है तो वहां ये वहां वो ये एग्जम्पशन 0 हो जाए। ओके, मतलब सर ये जो एग्जम्पशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ह्यूमन राइट्स और करप्शन के केसेस में ये एग्जम्पशन बाईपास किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आरटीआई और जुडिशरी, सर ये एक बहुत ही पार्ट एंड पार्सल वाली चीज रही है। सर जुडिशरी ने आरटीआई एक्ट को कैसे एम्पावर किया है और कैसे और ज्यादा क्रेडिबल बनाया है? देखिए, आरटीआई के सेक्शन 2 में 2 वर्ड्स की डेफिनेशन दी हुई है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स जुडिशरी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आरटीआई एक्ट के माध्यम से ये स्वतंत्रता दी गई है, ये इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो अपने रूल्स फ्रेम करें कि उनके जुडिशरी में, उनके हाई कोर्ट में, उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आरटीआई एक्ट कैसे लागू होगा, इसके लिए वो अपने रूल्स फ्रेम करें। ये आजादी आरटीआई एक्ट के माध्यम से हाई कोर्ट को दी गई। मैं ये कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आरटीआई रूल्स है, जो आरटीआई रूल्स 2015 जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के हैं, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद बनाए गए हैं, वो हाई कोर्ट पे लागू नहीं होते। क्योंकि हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है, हाई कोर्ट इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सेक्शन 28 ऑफ आरटीआई एक्ट में हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है आरटीआई एक्ट के द्वारा कि वो अपने इंडिपेंडेंट रूल्स फ्रेम करे कि उनके यहाँ आरटीआई एक्ट के सेक्शंस कैसे लागू होंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधिका, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि जो साल 2019 में अमेंडमेंट आया है, संशोधन आया है आरटीआई के तहत, तो उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, साल 2019 में जो आरटीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, जो कि उसको पावर एक्ट द्वारा दी गई है क्योंकि वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इन टर्म्स ऑफ आरटीआई एक्ट, तो उसमें टेन्योर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उनके टेन्योर में अमेंडमेंट हुआ है, उनकी सैलरीज में अमेंडमेंट हुआ है, पैरिटी यानी समकक्षता में अमेंडमेंट हुआ है, नंबर 4 उनके सर्विस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में अमेंडमेंट हुआ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार एंड ऑफ द डे सारे नियमों में नियम बनाना और नियमों में बदलाव करना ये सरकारों की निहित है, ये क्योंकि वही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उन्हीं ने आरटीआई एक्ट बनाया। अब जहां तक
केंद्र सरकार की बात है या जहां तक इन अमेंडमेंट्स की बात है, इन बदलाव की बात है, मूल आरटीआई एक्ट की जो आत्मा है वो सेक्शन 20(1) और 20(2), जिसमें यदि कोई भी जन सूचना अधिकारी यदि आवेदन के क्रम में सत्य और सत्यापित सूचनाएं अपीलकर्ता शिकायतकर्ता को प्राप्त नहीं कराता है तो राज्य सूचना आयुक्त एवं केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 20(1) के तहत 250 रुपया प्रतिदिन की पेनल्टी लगा सकता है। 20(2) में विभागीय कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है। इनको अमेंडमेंट में किसी भी तरीके से टच नहीं किया गया है। ये एक सुखद बात है, ये एक प्रसन्नता का विषय है। जहां तक टेन्योर की बात है, टेन्योर फिक्स गवर्नमेंट का अधिकार है। पहले राज्य सूचना आयुक्त, केंद्र सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल का था, अब अमेंडमेंट के बाद 3 साल का कर दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा डर ये है कि जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे आम जनमानस, नागरिक जागरूक होते जा रहे हैं और वो जो आरटीआई एप्लीकेशंस का बॉम्बार्डमेंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर, उसमें ये संभावना अधिक है कि एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो कार्यकाल है जो 3 साल का है, ये संभव है कि उसके समक्ष, उसके सामने वो आवेदन उसके कार्यकाल में एक बार ही आए। ये संभावना अधिक है। एक बार ही जब उसके सामने आवेदन आएगा और जब दूसरे बार उसी आवेदन को उसके सामने आने का समय आएगा तो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका होगा, कोई नया इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हो जाए। तो इससे अननेसेसरली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने की संभावना अधिक है। जहां तक पैरिटी की बात है, समकक्षता की बात है, देखिए समकक्षता राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्र सूचना आयुक्त और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को जो समकक्षता दी गई थी, जैसे केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त की समकक्षता थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, केंद्र के सूचना आयुक्त की समकक्षता थी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की समकक्षता थी केंद्र के इलेक्शन कमिश्नर की समकक्ष, राज्य के सूचना आयुक्त की समकक्षता थी राज्य के मुख्य सचिव के समकक्ष। अब यदि इसमें किसी प्रकार का संशोधन जो कि अमेंडमेंट के द्वारा किया भी गया है, इसमें थोड़ा सा दंड देने का जो एक पैरिटी के माध्यम से एक सुविधा थी, एक सरलता थी, उसमें ये संभावना है कि थोड़ा सा विरोधाभास आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने एक यहाँ पे कार्यकाल की बात करी, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके 5 साल के कार्यकाल में आप सर राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और सर मैंने ये भी पढ़ा था कहीं कि आपके कार्यकाल में कई हजार लोगों को डिग्रियां दिलाई गई। तो सर आप हमें थोड़ा उस बारे में बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए ये बहुत एक इंटरेस्टिंग केस है। 2014 में जब हमारा अपॉइंटमेंट हुआ तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जिनकी बहुत फाइलें पेंडिंग थी, बहुत स्टूडेंट्स की फाइलें पेंडिंग थी। जब हमने उन फाइलों का अध्ययन किया तो हमने पाया उन फाइलों में किसी बच्चे ने मार्कशीट की मांग की है, उन फाइलों में किसी बच्चे ने रिवैल्यूएशन की मांग की है, उन फाइलों में बहुत से बच्चों ने अपने आंसर शीट के इंस्पेक्शन की मांग की है, उन फाइलों में बच्चों ने अपनी डिग्री की मांग की है। तो कहीं ना कहीं एक मन में एक सवाल उमड़ा। वो सवाल ये था कि राज्य सूचना आयोग का या आरटीआई का काम डिग्रियां उपलब्ध कराना नहीं है। डिग्रियां उपलब्ध कराना तो काम यूनिवर्सिटीज का है, एंड दे आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट। दे हैव एन इंडिपेंडेंट प्रोसीजर। तो उसमें आरटीआई क्या रोल प्ले कर सकती है? तो ये जो एक क्वेरी मन में आई, फिर उस क्वेरी को फॉलो अप जब किया गया तो पाया गया कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट प्लस जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यानी डिग्री के लिए जो फीस डिपॉजिट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बच्चों ने की हुई है। एक ऐसा कोड नंबर भी यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों को उपलब्ध करा दिया गया था जो कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि जो
बच्चों के द्वारा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन विद द यूनिवर्सिटी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री करना चाहिए, वो भी बच्चे कर चुके हैं, बावजूद उनके बच्चों को डिग्रियां नहीं मिल रही। तो क्योंकि बच्चों को डिग्रियां मिलना ये उनका एक ह्यूमन राइट्स भी है, उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। और जैसा कि मैंने बताया, आरटीआई एक्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स को एक अपहोल्ड करता है, एक करप्शन को जीरो करने का एक व्यवस्था उपलब्ध कराता है। तो इसी क्रम में हमने जब यूनिवर्सिटीज को नोटिस करना शुरू किया, बीइंग अ सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, तो ये देखा कि यूनिवर्सिटीज फर्स्ट या सेकंड नोटिस पे ही डिग्रियां ले आते थे। और हमारे कोर्ट में हमको ऐसा महसूस होने लगा कि आरटीआई कोर्ट ना होकर किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस जहां बच्चों को डिग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है हमारे समक्ष। तो ये एक सुखद अनुभव रहा। और उस समय के जो गवर्नर साहब है और सरकार है, उसने भी इस पूरी प्रक्रिया को अप्रिशिएट किया। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है, कहने का अर्थ ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिस्टम में, अगर वो अपना काम एक्यूरेसी के साथ करें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि शायद आरटीआई की जरूरत कम से कम पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपके कार्यकाल के बारे में कि आप राज्य सूचना आयुक्त रहे उत्तर प्रदेश में, तो उस दौरान सर आपने कौन कौन से मंडल देखे उत्तर प्रदेश में? देखिए, क्योंकि हम राज्य सूचना आयुक्त के पद पर पदासीन थे, तो राज्य सूचना आयुक्त का जो पद है वो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी का पद है या फाइनल डिस्पोजल अथॉरिटी का पद है स्टेट लेवल पे इन टर्म्स ऑफ आरटीआई। तो हमारे द्वारा आगरा मंडल, जिसमें 4 जिले आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा, झांसी मंडल झांसी, जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर मंडल मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, ये 3 मंडल हमारे द्वारा सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के रूप में इन जो सेकंड अपील आती थी उनका संपादन हमारे द्वारा किया जाता। साथ ही साथ शासन में पंचायती राज हमारे पास था, राजस्व हमारे पास था, समाज कल्याण हमारे पास था। ऐसे करके शासन के हमारे पास 8 विभाग थे जिनकी आरटीआई, जिनकी सेकंड अपील हमारे द्वारा सुनवाई की जाती है। धन्यवाद सर। सर आपने यहाँ पे एक बात बोली कि आरटीआई की जरूरत कम से कम पड़नी चाहिए, तो सर ये बात सुन के मेरे मन में ये ख्याल आता है कि सेल्फ डिस्क्लोजर नाम का एक टर्म होता है जो हम बहुत देखते हैं, बहुत सुनते हैं। तो सर आप क्या हमारे दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि सेल्फ डिस्क्लोजर क्या है, कौन से सेक्शन में है और इसका क्या मतलब है? देखिए, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का सेक्शन 41B है, जिसमें सेल्फ डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट लाया गया। जैसा कि आप इस बात से या इस विषय से भली भांति परिचित है कि हर विभाग की एक वेबसाइट होती है और उस वेबसाइट में वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने विभाग के कार्यक्रमों से रिलेटेड, अपने विभाग की योजनाओं से रिलेटेड, अपने विभाग से संबंधित सर्कुलर्स, अपने विभाग से संबंधित शासनादेश, अपने विभाग से संबंधित जो भी उनका रॉ मटेरियल होता है उस पर वो डिस्क्लोज करते हैं। तो सेल्फ डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया कि जो भी विभाग है, जो भी डिपार्टमेंट है, यदि वो सेल्फ इनिशिएटिव लेते हुए अपनी वेबसाइट को डे टू डे अपडेट रखे, तो ये संभावना अधिक होती है, इस संभावना की देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई जो भी कॉमन मैन है या सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, जो भी एजुकेटेड पर्सन है, वो आरटीआई डालने से पहले एक बार वो गूगल पे जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट की उसको जानकारी चाहिए, तो गूगल उसको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट कर देगा। और जो वो आरटीआई के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से मांगने वाला होता है, ये अधिक संभावना है कि उसको उस वेबसाइट में ही वो दिखाई दे जाए या उस वेबसाइट में ही वो मिल जाए। तो जिससे कि आरटीआई एप्लीकेशंस डालने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। जब जो उसकी क्यूरियोसिटी थी और वो उसको उस वेबसाइट ने उसकी क्यूरियोसिटी को शांत कर दिया, उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर दिया, तो
वहां उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई, तो आरटीआई की आवश्यकता ही उसे नहीं पड़ी। इसीलिए हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और रूल्स 2015 की लाइट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, उसमें हम इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते थे कि भाई सेल्फ डिस्क्लोजर आप कीजिए, जिससे कि आपके कार्यालय में भी आरटीआई के आवेदन कम आए और राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग में भी आरटीआई के आवेदन कम से कम जाए, एंड मिनिमम रिसोर्सेज में कॉमन मैन या सिटीजन ऑफ दिस कंट्री को इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म यानी वेबसाइट से ही उपलब्ध हो सके। तो सेक्शन 41B इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आरटीआई इज कंसर्न। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई आरटीआई एप्लीकेशन डालते हैं और किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के बारे में हम कोई सूचना लेना चाहते हैं, तो कई बार ये होता है कि हमें जवाब में ये मिलता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में विदहोल्ड की गई है, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो सर आप हमें प्लीज इसके बारे में थोड़ा एनलाइटन करें, आप हमें बताएं ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या चीज है। देखिए, जब आप किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई जानकारी मांगते हैं, सेक्शन 8 में एक्सम्पशंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर दिया हुआ है, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को अगर हम डिफाइन करें सरल शब्दों में, तो एक ऐसी सूचना जो कि एक पेशेंट और उसके डॉक्टर के बीच की सूचना है, जो कि एक क्लाइंट और उसके लॉयर के बीच की सूचना है। ये जो इस तरह की जो सूचनाएं होती है वो बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंस की सूचना होती है। वो एक बहुत ही भरोसे के साथ एक पेशेंट द्वारा अपना एक फिजिकल, अपना एक हेल्थ डिस्क्रिप्शन अपने डॉक्टर को दिया जाता है या दिया गया होता है। तो उस मामले में ये कहा गया है कि यदि किसी इंफॉर्मेशन, यदि किसी सूचना में व्यापक जनहित नहीं है, या कोई भ्रष्टाचार का विषय नहीं, या कोई मानव अधिकार का विषय नहीं, तो उसको फिर वो सेक्शन 8 में एग्जम्पशंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर, उसको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसको ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऑन द अदर हैंड, आदित्य बंदोपाध्याय वर्सेस सीबीएसई में भी सीबीएसई ने इसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी थी कि एक एग्जामिनर, एक कॉपी और उनका चेकर जो उस एग्जामिनेशन कॉपी को चेक कर रहे हैं, ये उनके बीच का विषय है, इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये एक इंडिविजुअल का राइट है, ये पॉइंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, तो वहां फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, मैनी सुप्रीम कोर्ट केसेस ने फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को जस्टिफाई माना है। तो इस करके ये बहुत सारे केसेस हैं, जैसे एक आर.के. जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जैसे गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस केंद्रीय सूचना आयोग है। ये जो दो जजमेंट्स की मैंने बात की, इन जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हाई कोर्ट ने भी ये कहा है, केंद्रीय सूचना आयोग ने भी ये कहा है, डीओपीटी ने भी ये कहा है कि द इंफॉर्मेशन विच इज फ्लोटिंग बिटवीन एम्प्लॉय एंड हिज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एक ऐसी सूचना जो कि एक अधिकारी और उसके नियुक्ति प्राधिकारी के बीच का विषय है, और उसमें कोई व्यापक जनहित नहीं है, उसमें कोई पॉइंट ऑफ ह्यूमन राइट नहीं है, उसमें कोई पॉइंट ऑफ करप्शन नहीं है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधिका। So I have two questions for you now. That first, that अगर कोई applicant जिसको information चाहिए, if the applicant is not supplied with the relevant information within the prescribed period, or if the applicant is not satisfied with the information, can the person go for an appeal? And if yes, and secondly, if the first appellate authority also fails to give him the information, is there any scope for second appeal as well? देखिए, आपने जो बात की, एक आम नागरिक, एक इस देश के आम नागरिक को ये सुविधा है, एक एपीलेट प्रोसीजर है, इसमें एपीलेट प्रोसीजर है आरटीआई एक्ट में। सेक्शंस देखिए, दो अपील्स जो होती हैं किसी भी विद इन द डिपार्टमेंट,
एक डिपार्टमेंट के अंदर जो दो लेवल जो है वो विद इन द डिपार्टमेंट होते हैं। वो दो लेवल कौन से होते हैं? एक किसी भी डिपार्टमेंट में एक जन सूचना अधिकारी होता है जिसको हम पीआईओ कहते हैं, एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है। तो ये जो दो लेवल है ये विद इन द डिपार्टमेंट होते हैं। एक सेकंड अपील फाइनल डिस्पोजल अथॉरिटी स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। ये पीआईओ जो विद इन द डिपार्टमेंट में दो लेवल होते हैं, पीआईओ एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। आरटीआई के सेक्शन 5 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि डिपार्टमेंट्स पीआईओ और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपॉइंट करेंगे। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। उस पोस्ट को वैकेंट नहीं रखना है, उस पोस्ट को प्रायोरिटी पे फिल करना है। तो कोई भी आम नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सेक्शन 6(1) है, जो कि एक सिटीजन को, एक नागरिक को दिया गया है, जिसके माध्यम से जिस भी डिपार्टमेंट से उसको इंफॉर्मेशन चाहिए उस डिपार्टमेंट के पीआईओ के समक्ष वो एक आवेदन करेगा। यदि एक पीआईओ उसकी एप्लीकेशन पे उसे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता है या पॉइंटेड जवाब नहीं देता है, तो उस सिटीजन के पास, उस नागरिक के पास आगे बढ़ने का रास्ता है। दिस इज अपीलिएट प्रोसीजर। आगे बढ़ने का रास्ता है, यानी अ हायर रैंक जो भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो एक या हायर रैंक का होगा पीआईओ के कंपैरिजन में। फिर वो उसके समक्ष फर्स्ट अपील डालेगा और वो ये कहेगा कि मैंने पीआईओ के समक्ष एक आवेदन दिया था, मुझे उसने असत्य सूचनाएं दी हैं, भ्रामक सूचनाएं दी हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन डिलीवर की है, तो आप मुझे उससे मेरी एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिलवाइए। यदि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी फेल हो जाता है तो लेट मी टेल यू, ये जो दो डिपार्टमेंट, ये जो दो लेवल्स है ये विद इन द डिपार्टमेंट है। फिर एक जो थर्ड लेवल है यानी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। एक नागरिक, एक सिटीजन के पास ये अधिकार है कि वो सेकंड अपील में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जा सकता है एंड पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हुए एक सेकंड अपील आर्टिकल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 में वो जाके वहां अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। फिर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो जन सूचना अधिकारी को भी नोटिस करेगा और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को भी नोटिस करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता ने जो सूचना मांगी है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और नियमावली 2015 की रोशनी में देने योग्य है या नहीं है। और यदि वो ये मानता है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर शिथिलता, गैर गंभीरता बरती है सूचना देने में, तो फिर वो उसको दंडित करेगा। द्वितीय अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त यदि किसी एप्लीकेशन पे ये मन बना लेते हैं कि जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने में गैर गंभीरता और शिथिलता बरती है, तो वो उनको दंडित करने। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है, बहुत लोगों को कोई होता भी नहीं है सर इसका जवाब देने के लिए, तो मुझे लगता है हमारे मन से कई लोगों को इस बारे में भी पता चलेगा कि सर एक इफेक्टिव आरटीआई एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करी जाए और किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमें उस आरटीआई एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना। सर देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 6(1) में फर्स्ट लेवल पे आरटीआई एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं, तो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने से पहले हमें 3, 4, 5 बिंदुओं का विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। एक तो आरटीआई एप्लीकेशन में फीस, हम फीस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसकी कितनी फीस है,
यानी यदि हम हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं आरटीआई एप्लीकेशन तो हाई कोर्ट की कितनी फीस है, यदि हम नॉर्मल डिपार्टमेंट में फीस कर रहे हैं तो उसकी कितनी फीस है, क्योंकि फीस भी अलग अलग वेरी करती है। फिर दूसरा ये है कि क्या हाई कोर्ट रूल्स ने या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या रूल्स ने कोई नंबर ऑफ वर्ड्स की कोई लिमिट तो फिक्स नहीं कर रखी है पहले से। यदि नंबर ऑफ लिमिट फिक्स कर रखी है तो आपकी एप्लीकेशन में उससे अधिक कोशिश कीजिए कि शब्द ना हो, कोशिश कीजिए कि शब्द ना हो। ये दो चीज होगी, ये दो बिंदु। सॉरी आपको रोक के एक चीज। तीसरा सर आपने अभी एक लिमिट की बात करी, तो सर क्या हमारे उत्तर प्रदेश आरटीआई रूल्स में भी कोई लिमिट है? अगर सर वो लिमिट है तो वो कितनी लिमिट है, अगर आप हमारे दर्शक। हाँ, आरटीआई रूल्स 2003 में एक नागरिक को जब वो पहले लेकर आकाश सर इज म्यूटेड। ओ शिट। सर शायद आपका माइक म्यूट हो गया है तो हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ सर। हाँ, 500 शब्दों की वर्ड लिमिट। ओके सर, तो 500 अगर शब्द से ज्यादा है तो वो आरटीआई हमारी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, वो आरटीआई एप्लीकेशन। देखिए हम इसको बताते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। हेलो जी सर आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल साफ। हमने अपने आरटीआई में 500 शब्दों की लिमिट फिक्स की है। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये भी बोलते हैं जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को, यदि 505, 510 शब्द हो गए हैं तो भी एक उदारवादी रवैया अपनाएं उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने में और आरटीआई एक्ट और नियमावली की रोशनी में डिस्पोज हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राधिका, आखिरी क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगी? Thank you, sir. Sir, I would ask you one question that you just talked about. आपने बताया हमें कि एक प्रभावी RTI एप्लीकेशन कैसे हम फाइल कर सकते हैं। सर क्या ऐसा कुछ असिस्टेंस उन लोग को भी दिया जाता है जो कि सेंसरली डिसेबल्ड होते हैं, जो RTI एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाते हैं, तो क्या उन लोग को कोई असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है? आरटीआई एक्ट में ऐसी व्यवस्था है कि जो सक्षम नहीं है आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने में, जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी डिपार्टमेंट जो वो जानना चाहते हैं उनके जानने के अधिकार को रक्षित करने के लिए और एक्ट के कस्टोडियन होने के नाते ये उनकी जिम्मेवारी है। उनकी जिम्मेवारियों में से एक जिम्मेवारी है कि वो उनकी भरपूर मदद करें एप्लीकेशन लिखवाने में, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में, जिससे कि उनके जानने के अधिकार की पूर्ति हो सके। यहाँ ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट में ये देखते हैं कि किसी नागरिक ने एक PIL कर दी, किसी को चैलेंज कर दिया। मैं आप बताता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरटीआई रूल्स को भी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरटीआई रूल्स ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरटीआई रूल्स फ्रेम किए थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो कि उनको दिया गया है सेक्शन 28 ऑफ आरटीआई एक्ट में, उसको भी चैलेंज किया कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरटीआई रूल्स बने थे उसमें फी बहुत ज्यादा थी। उसमें वो मोड पूछते थे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करने से पहले कि भाई आप ये किस उद्देश्य से मांग रहे हैं, इंटेंशन पूछते थे, मोटिव पूछते थे। साथ ही साथ उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी सबऑर्डिनेट को डिस्क्लोज करने के लिए, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2000 इसमें ये बहुत ही एक अच्छा जजमेंट दिया था। उसमें उन्होंने क्लियर कट ये कहा था 2018 में कि भाई एक तो आपकी जो फी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरटीआई
रूल्स में जो फी मेंशन थी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, उस फी को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 50 रुपीज से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोटिव, व्हाई एप्लीकेंट इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन, ये आप मोटिव नहीं पूछ सकते, आपका काम है इंफॉर्मेशन डिलीवर करना। तो उनके आरटीआई रूल्स में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया और उनको ये डायरेक्शन दिया गया कि अपने रूल्स में से ये मोटिव वर्ड आप हटा दीजिए। सेकंड ये था, थर्डली परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस और द कंसर्न जजेस की जो लेनी पड़ती थी टू कैटर इंफॉर्मेशन, टू डिलीवर, टू फर्निश इंफॉर्मेशन, उसको भी किसी हद तक उन्होंने ये कहा कि जो भी रेलेवेंस है वो इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कीजिए। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट आरटीआई रूल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और जस्टिस यू ललित और ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल का ये एक इंटरेस्टिंग जजमेंट। थैंक यू सो मच सर। आकाश, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर बस एक आखिरी क्वेश्चन हम आपसे और जानना चाहेंगे सर। सेक्शन 8 में सर एक वर्ड आता है कंप्लेंट और सर दूसरा वर्ड आता है अपील, तो सर इन दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 18 में कंप्लेंट होती है, सेक्शन 18 ऑफ द आरटीआई एक्ट में कंप्लेंट होती है और सेक्शन 19 में अपील होती है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर। उस इंटरेस्टिंग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में बेसिकली क्या डिफरेंस है। इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू हैव इंफॉर्मेशन, उसको एपिलिएट प्रोसीजर में जाना पड़ेगा और एपिलिएट प्रोसीजर सेक्शन 6(1) ऑफ आरटीआई एक्ट, सेक्शन 19(1) ऑफ आरटीआई एक्ट एंड सेक्शन 19(3) ऑफ आरटीआई एक्ट, ये एक एपिलिएट प्रोसीजर है। सेक्शन 18 सेक्शन 6(1) में यदि किसी अपीलकर्ता शिकायतकर्ता को सूचना नहीं मिलती है जिस समय में उसको सूचना मिलनी चाहिए थी, जो कि 30 डेज है, और 30 डेज के बाद उसके लिए वो सूचना इररेलेवेंट हो जाती है, वो सूचना किसी काम की नहीं रहती है, तो उसमें वो फिर सेक्शन 18 में कंप्लेंट करे। सेक्शन 18 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को सुपरवाइजरी पावर दी गई। उसमें वो एक इंक्वायरी सेटअप कर सकते हैं कि व्हाट वाज द रीजन, कि भाई ये क्यों इनको ये सूचना समय अवधि पर उपलब्ध नहीं कराई गई जो कि प्रिस्क्राइब्ड टाइम या डिफाइंड टाइम इन द एक्ट। तो उसमें सेक्शन 18 इज बेसिकली सुपरवाइजरी पावर उसमें प्रोवाइड की गई है कमीशंस को, जबकि सेक्शन 19 में एपिलेट प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो इफ यू वांट इंफॉर्मेशन you have to follow the procedure 6(1), 19(1), 19(3). उसमें आप कंप्लेंट में नहीं आ सकते, क्योंकि when you are filing your application in section 18, तो वो सेक्शन 18 में आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो कंप्लेंट में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। कंप्लेंट में आपकी कंप्लेंट को इन द लाइट ऑफ एक्ट एंड इन द लाइट ऑफ रूल्स डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन है तो you have to come under section 19 of आरटीआई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही एक विविड और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिया हमारे व्यूअर्स को आरटीआई पे। और मैं अपने व्यूअर्स को एक और बात बताना चाहूंगा कि गजेंद्र यादव जी एक बहुत ही डायनेमिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं, और मैं उनको एक बात से और अवगत कराना चाहूंगा कि गजेंद्र यादव जी आज तक के यंगेस्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है सर कि आज हमारे व्यूअर्स का हमारे माध्यम से आपका परिचय दिया गया और आपने सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, आप NHRC में आप गेस्ट लेक्चरर हैं, JTRI लखनऊ में आप जजेस की ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बीच में सर आपने हमारे लिए एक जो समय निकाला उसके सर हम बहुत 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 आभारी हैं। राधिका, if you would please take over.
राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। आपने इतने धैर्यपूर्वक तरीके से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और आपसे बातचीत करके हमें ये भी पता चला कि आरटीआई कैसे एक आम आदमी के लिए वेपन है। जैसे कि आपने मेंशन भी किया था कि आरटीआई एक आम आदमी का कस्टोडियन है। तो हम लोग को बहुत नॉलेज मिली आपके साथ इंटरेक्ट करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी रहेंगे कि आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।